जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता होगा कि हम आपके बीच डेली सुबह 7 बजे हाजिर होते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज भी मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं बायोलॉजी के एक नए टॉपिक को लेकर के, जहां से आपको किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाता है। तो आइए हम लोग इस सेशन में बायोलॉजी के पार्ट को कवर करेंगे और कुछ जानकारी मैं आप लोगों के बीच रख देना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट क्लास 11, 12 और 10th जैसे बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट आप हमारे YouTube चैनल के ऐप स्टडी पर जा करके यहां से अपना सब्जेक्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और यहां मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर एक चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में आप लोगों के बीच ला रहा हूं। तो आप लोग इस चैनल पर जा करके अपना पेपर और अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो और जो इस चैनल पर आए हैं तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत कुछ खास देने वाला है। तो आइए हम लोग करते हैं इस क्लास की शुरुआत। तो हम लोगों का बायोलॉजी में टॉपिक रहने वाला है क्या, तो सेल। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो आपका साइंस है दोस्तों, ये साइंस आपको 3 पार्ट में पढ़ने को मिलता है और आप सभी लोग इससे पहले भी परिचित होंगे। तो एक आपको देखने को मिलता है फिजिक्स के रूप में, दूसरा आपको क्या मिलता है केमिस्ट्री के रूप में, और तीसरा आपका क्या होता है तो बायोलॉजी होता है। अगर हम बात करें इस बायोलॉजी का, इन दोनों को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या तो बायोलॉजी। और इस बायोलॉजी में दोस्तों 2 पार्ट होता है, एक आपका हो जाता है क्या तो जूलॉजी और एक आपका क्या हो जाता है तो बॉटनी हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो 2 आप लोग देख रहे हैं, इसमें 2 साइंस आपको बायोलॉजी में देखने को मिल रहा है, जूलॉजी और बॉटनी। इसे हम लोग क्या कहते हैं तो जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग वनस्पति या पादप विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जीव का अध्ययन होता है, परंतु ऐसे जीव का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं जो क्या कर सकता है तो गति कर सकता है। इसके अंतर्गत भी हम लोग जीव का ही क्या करते हैं तो अध्ययन करते हैं, परंतु वो जीव गति नहीं करते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे पेड़ पौधे गति तो करते हैं उनकी लंबाई में, परंतु वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते हैं। तो इनके बारे में मैं आपको और थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहता हूं। देखिए, ये जूलॉजी जो है, इसके जंतु विज्ञान के जो आपको जनक मिलेंगे वो आपको कौन मिलेगा तो अरस्तु देखने को मिलेगा। तो जंतु विज्ञान का जनक कौन हो जाएगा अरस्तु, इसी को हम लोग एरिस्टोटल के नाम से जानते हैं। और वनस्पति विज्ञान का जनक जो होता है वो कौन होता है तो थियोफ्रेस्टस होता है वनस्पति विज्ञान का क्या तो जनक। इतनी जानकारी बेसिक रूप से आप लोगों को अवश्य होनी चाहिए कि जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है और वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है तो थियोफ्रेस्टस है। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें। तो ये आपका जो पार्ट होगा ये जूलॉजी का पार्ट होगा, ठीक है। इसी हम लोग कवर करेंगे। पहले जूलॉजी में आपको किसके बारे में पढ़ना है तो सेल के बारे में। सेल को हम लोग क्या कहते हैं तो कोशिका के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग सेल से पहले भी परिचित होंगे कि हमारे शरीर की या उन जीवों के शरीर की वो सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, जिनसे इतने बड़े शरीर का निर्माण होता है। तो इसीलिए ये कोशिका जो होती है शरीर की क्या होती है क्रियात्मक इकाई होती है और संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है। कोशिका जो होती है ये कैसी इकाई होती है तो क्रियात्मक तो होती ही है, और ये कैसी होती है तो संरचनात्मक इकाई भी आपका होता है। कौन तो सेल होता है, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है तो इकाई हैं। और इस सेल जो आप देख रहे हो ये सेल आप लोग नग्न आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनका आकार की अगर हम लोग बात करें सेल का आकार कितना होता है तो 0.02 माइक्रोन के बराबर आपका क्या होता है तो सेल का आकार होता है। इसलिए इनको देखने के लिए हम लोग किनका उपयोग करते हैं तो
माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, किसे देखने के लिए, तो इस कोशिका को देखने के लिए। तो आइए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सन 1665 ईस्वी का, तो सन 1665 ईस्वी में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्या, तो रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, तो रॉबर्ट हुक। इन्होंने कॉर्क की पतली परत में, ठीक है, किसमें, तो कॉर्क की पतली परत में इन्होंने क्या देखा, तो पतली परत में मधुमक्खी की छत्ते जैसी, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी समान इसमें कोठरियों या हॉल्स दिखाई दिया, और इसी हॉल्स को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दे दिया, तो कोशिका नाम दिया। परंतु ये रॉबर्ट हुक द्वारा जो ये कोशिका खोजी गई थी, ये कोशिका कैसी थी, तो मृत कोशिका थी। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने जो सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की, वो कोशिका जीवित थी या मृत थी, तो वो कोशिका क्या थी, तो मृत थी। ठीक है, इसके बाद जब आगे समय बढ़ा तो इसके बाद आया कौन, तो आया एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। कौन आया, तो एंटोनी वान तो ल्यूवेनहॉक। ये जब पहुंचे तो इन्होंने क्या किया, तो जीवित कोशिका की खोज की। ठीक है, किसकी खोज की, तो जीवित कोशिका की क्या कर दिया, तो खोज कर दिया। तो आप लोग इन प्रश्न को अवश्य याद रखिएगा। तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया। जब कोशिका की खोज हुई तो आइए इनके बारे में और कुछ विशेष जान लेते हैं। तो जब कोशिका की खोज हो गई तो अब आया कोशिका का क्या करना है, तो अध्ययन करना है। ठीक है, किनका अध्ययन करना है, तो कोशिका का। और याद रखिएगा कोशिका का जो अध्ययन होगा, ये कोशिका का अध्ययन कहलाता है क्या, तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कोशिका का अगर हम लोग बात करें साइंटिफिक नाम क्या होता है, कोशिका का साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइटो। याद रखिएगा कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइटो। अतः कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कोशिका के बारे में क्या पता चला, तो अब हम लोग यहाँ से जानते हैं कि कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है और कौन सी कोशिका सबसे छोटी होती है। तो कोशिका में अगर सबसे बड़ी की बात करें और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो याद रखिएगा सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। ठीक है, शुतुरमुर्ग के क्या होती है, तो अंडे की कोशिका जो होती है वो सबसे क्या होती है, तो बड़ी होती है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो ये होती है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकामा। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकामा ये पूरा नाम हो गया। तो याद रखिएगा केवल माइकोप्लाज्म। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्म। और सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है। कई बार ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिला होगा कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी कोशिका बस माइकोप्लाज्म। याद रखिएगा अगर यदि हम इन्हीं कोशिका की बात मानव शरीर के अंदर की बात करें कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका कौन होती है और सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो उनको जाने तो पहले हम लोग लिखते हैं सबसे बड़ी कोशिका, दूसरा होता है सबसे छोटी कोशिका कौन है, और तीसरी बात करें तो सबसे लंबी कोशिका कौन है। इनके बारे में एक एक करके हम लोग ध्यान से समझेंगे इसके बारे में। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु की कोशिका होती है। ठीक है, किसकी कोशिका, तो अंडाणु की कोशिका। और इसे आप सभी लोग जानते हैं कि ओवम के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है, तो स्त्री में पाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है
ये सॉरी सबसे छोटी कोशिका ये आपका होता है किसका, तो शुक्राणु की कोशिका होती है सबसे छोटी कोशिका। और ये कोशिका आपको स्पर्म सेल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, किस नाम से, तो स्पर्म सेल के नाम से इसे जानते हैं। और ये आपको किस में देखने को मिलता है, तो मेल में देखने को मिलता है। अगर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है आपका कौन सा, तो तंत्रिका कोशिका, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूरॉन सेल के नाम से जानते हैं, या न्यूरॉन कोशिका के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है सबसे लंबी कोशिका होती है। तो याद रखिएगा आपका यहाँ पर ये जो तंत्रिका कोशिका है इसका कार्य क्या है, तो ये सूचना पहुंचाता है किसको, तो सूचना पहुंचाने का काम करता है। कहां पर, तो याद रखिएगा तो मस्तिष्क को सूचना जो पहुंचाती है वो कौन सी कोशिका पहुंचाती है, तो ये आपका होता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कोशिका सूचना पहुंचाने का काम करता है। देखिए न्यूरॉन कोशिका जो होती है इनके बारे में और बात करें, और ठीक है जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोशिका विभाजन, ठीक है, यानी सेल डिवीजन की हम थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। कोशिका विभाजन जो होता है सर्वाधिक किसमें होता है और न्यूनतम किसमें होता है, याद रखिएगा सर्वाधिक और एक क्या होता है, तो न्यूनतम कोशिका का विभाजन किसमें होता है, इनको जानना है। तो देखिए सबसे सर्वाधिक कोशिका का जो विभाजन होता है वो मानव के किस भाग में होता है, तो यकृत में होता है। ठीक है, अगर शरीर का यकृत क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यहाँ की कोशिका बहुत जल्दी विभाजित होकर के उस अंग को क्या करता है, तो ठीक कर लेता है। परंतु न्यूनतम की बात करें तो ये जो होती है यही आपका न्यूरॉन कोशिका होता है। ठीक है, जो कि ब्रेन के अंदर पाया जाता है न्यूरॉन सेल। तो आप लोग पहले इतना सा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। तो सर्वाधिक कोशिका विभाजन किसमें होता है, यकृत में। न्यूनतम किसमें होता है, तो वो आपका न्यूरॉन सेल में होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये न्यूरॉन सेल मस्तिष्क में दो तरह का पाया जाता है। आपका एक कोशिका जो होता है वो आपका न्यूरॉन तो होता ही है, ठीक है, और आपका एक कोशिका और होता है जिसको कि हम लोग गिलिगल कोशिका के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक न्यूरॉन तो होता ही है, दूसरा क्या, गिलिगल होता है। किसके अंदर की हम बात कर रहे हैं, तो मस्तिष्क के अंदर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, न कि न्यूरॉन सेल के बारे में। मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन सेल भी है और गिलिगल सेल है, जिसमें न्यूरॉन सेल 90% पाया जाता है और 10% क्या पाया जाता है, तो गिलिगल सेल। याद रखिएगा इसके अंदर सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है। ठीक है, सेंट्रोसोम क्या रहेगा, तो अनुपस्थित रहेगा, मतलब इसमें अनुपस्थिति रहती है किसकी, सेंट्रोसोम का। और आप सभी लोगों को पता होगा कि यही सेंट्रोसोम क्या करता है, तो कोशिका का विभाजन करता है। और जब अंग क्षतिग्रस्त होता है तो सेंट्रोसोम कोशिका को विभाजित करके उस अंग को क्या करता है, तो ठीक कर देता है। परंतु इस कोशिका में, ठीक है, यह अनुपस्थित रहता है, मतलब कोशिका विभाजन नहीं होता है। पूरा लिख दीजिए, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूरॉन सेल 90%, गिलिगल 10%, न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम अनुपस्थित रहता है, अर्थात कोशिका विभाजन जो करता है वो सेंट्रोसोम करता है। अगर सेंट्रोसोम है ही नहीं तो क्या कोशिका का विभाजन होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें मौजूद रहता है कौन, तो सेंट्रोसोम रहता है। और जब इसमें उपस्थित रहता है तो जब कभी मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होता है तो ये क्या करता है, तो कोशिका का विभाजन कर देता है।
ठीक है, ये कोशिका का क्या करता है, तो विभाजन कर देता है और उस भाग को क्या करता है, तो ठीक कर देता है। ठीक है, और यहाँ कोशिका का विभाजन होता है। तो इस वजह से देखिए 90% नहीं ठीक करेगा, 10% करेगा। तो इस वजह से मनुष्य को अगर यदि मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में उसका क्या हो जाता है, तो मृत्यु की संभावना सर्वाधिक बढ़ जाती है। ठीक है, मृत्यु की संभावना जो है सर्वाधिक हो जाती है। इसलिए आप सभी लोगों को कानूनी तौर पर आपको एक सलाह दी जाती है कि जब कभी भी आप बाइक से ड्राइव करते हैं, बाइक चलाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको हेलमेट लगाना क्या है, तो बेहद जरूरी है। ठीक है, अगर शरीर का कोई भी अंग क्षतिग्रस्त होता है तो वहां सेल डिवीजन होकर के अंग को ठीक कर सकता है, परंतु अगर ब्रेन में चोट लग जाए तो यहाँ सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण कोशिका विभाजन नहीं होती है और उनका ब्रेन हेमरेज होकर के उस आदमी की क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज जो है आप लोगों को याद रखना है और मैं आपको सारा चीज इस वीडियो में आपको बता दिया हूं सेल के बारे में। और दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आप लोगों को कल सुबह 7 बजे आपको देखने को मिलेगा, जहां इसी सेल के टॉपिक को इस जगह से हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरीके से यहाँ तक समझ में आ गया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप लोग एक लाइक अवश्य करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें इस तरह का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।